Jai Hind to all of you. I, Deepak Awasthi, caretaker, PSRT Engineering College. As per the instructions received from 55 UP Battalion on the upcoming Indian Constitutional Day, that is on 26th of November 2020, here we are having our chief guest, Mr. Parul Kumar Srivastava sir. Parul sir is an assistant professor in the Department of Mechanical Engineering in PSIT Engineering College, Kanpur, and is going to boost all of you and provide his valuable words on the upcoming day. So I heartily welcome Parul sir, and it's over to you, sir. धन्यवाद सर। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है, सबको क्लियर है आवाज? कोई आवाज में प्रॉब्लम तो नहीं? जी सर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ओके। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम यहाँ पे जो भी हमारा भारत सरकार का सिस्टम है, जो जितनी भी चीजें हम लोग फॉलो करते हैं, जिनका भी हम अनुसरण करते हैं, तो सबसे पहले नियम और कानून, इन चीजों की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाट इज द मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल, संविधान का मतलब क्या है? सबसे पहले तो हम, क्योंकि संविधान दिवस पे आप सभी लोग बचपन से, चूंकि हमारे पेरेंट्स हमको गाइड करते रहते हैं, बहुत सारे रूल्स बताते हैं घर में, और बाहर भी हम जब जाते हैं तो बहुत सारे रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न ये है कि संविधान का जो मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, संविधान का जो शाब्दिक अर्थ है, उसका मतलब है संविधान। मीन्स संविधान मीन्स सबके लिए, सम मीन्स समान, इक्वल, सबके लिए समान। विधान मीन्स रूल्स, सबके लिए समान रूल्स हो, कोई भेदभाव ना हो। ऐसी उच्च वैल्यूज के साथ हमारा संविधान बनाया गया। तो आज ये मेरे लिए बहुत खुशी का अवसर है कि मुझे मौका मिला, मैं अपने विचार संविधान के बारे में आप लोगों को अपने विचारों से अवगत करा सकूं और बता सकूं कि किस तरीके से हमारे जो नेता लोग हुए, हमारे जो लीडर्स हुए, उन लोगों ने किस तरीके से अपने योगदान से संविधान को बनाया। ओके, तो सबसे पहले बेटा, संविधान का स्टार्ट करने से पहले संविधान की क्या जरूरत थी? तो अब आप एक समाज की कल्पना करिए जिसमें, क्योंकि जब भारत को स्वतंत्रता मिली उसके बाद ये हुआ कि क्योंकि यहाँ पे एक लोग, दो लोग, 10 लोग तो रहते नहीं थे, एक समुदाय था। और समुदाय के लोग जब एक साथ रहते हैं और अगर उन्हें पता ना हो कि किस तरीके से रहना है, क्या चीजें होनी चाहिए जो उनके उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए जरूरी हैं, और क्या चीजें हैं जो उनके उन्हें अवनति की तरफ ले जाती है, उन्हें डाउनफॉल की तरफ ले जाती हैं, ऐसी क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले समाज में लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी तरीके की कोई कुरीतियां ना हो, इसलिए हमारे जो नेता थे, जैसे कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक और एम.एन. रॉय, जिन्होंने सबसे पहले संविधान की मांग की, तो इन सब लोगों ने मिलकर एक नियमों का, आप कह सकते हैं एक नियमों का डिक्शनरी कह सकते हैं। ओके, एक नियमों की डिक्शनरी बनाई जिसमें ये बताया गया कि हम अपने देश को किस तरीके से चलाएंगे। उदाहरण के लिए आप ये उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे कोई बाहर से आता है, कोई नागरिक है, या मैं नहीं जानता हूँ भारत के बारे में, तो मैं बाहर से जब मैं भारत में आऊंगा तो सबसे पहले मुझे अगर यहाँ के लोगों के बारे में जानना है, यहाँ के कानून के बारे में जानना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ का संविधान पढ़ूंगा। और संविधान तो इतना बड़ा है, इतने सारे आर्टिकल्स हैं, अब उन सारे आर्टिकल्स को तो पढ़ा नहीं जा सकता। तो अगर कोई हमारे संविधान के बारे में जानना चाहता है तो उसके लिए प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना जो है वही संविधान की कुंजी है। मीन्स सारी चीजें उसी में ऐड हैं, संविधान की जो प्रस्तावना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए संविधान की जरूरत क्या हुई। संविधान का मतलब होता है कि यहाँ पे किसी तरीके की किसी के लिए पार्शियलिटी नहीं होगी।
हालांकि आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 16 का जो 4th पार्ट है वो ये कहता है कि कुछ लोगों को विशेष परिस्थितियों में आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी। वो विशेष परिस्थितियां जो कि पिछड़े हुए लोग हैं, जो समाज में किसी तरीके के भेदभाव की वजह से पीछे रह गए, लेकिन वो भी संविधान में लिखित है। ऐसी कोई भी चीज हम नहीं कर सकते जो संविधान में ना हो, और ऐसी कोई भी चीज हमें मिलेगी भी नहीं अपने समाज में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि समुदाय के लोगों को एक सही डायरेक्शन में चलाने के लिए सबसे पहले रूल्स की जरूरत पड़ी, और फिर संविधान, जो हमारा देश है वो हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि सब लोग तो मिलकर चलाएंगे नहीं, कुछ लोग चुने जाएंगे, और वो चुने हुए लोग किसके अंतर्गत आते हैं? सरकार के अंतर्गत। ठीक है, तो अब सरकार जो बनेगी वो मनमानी ना करे, वो ऐसा ना हो कि किसी के साथ भेदभाव करे। इसलिए लोगों ने क्या, लोगों के समुदाय को चलाने के लिए क्या बनी? सरकार बनी। और संविधान ने जो भी नियम बनाए, जो भी कानून बनाए, उनको क्या किया? 3 भागों में बराबर बराबर बांट दिया। एक तो कार्यपालिका जो कि संविधान का भाग 5 है, दूसरा विधायिका, और तीसरा न्यायपालिका। इनको विधायिका का मतलब होता है, कार्यपालिका तो मैंने बताया, विधायिका का मतलब होता है संसद। ओके, जो कानून बनाती है। हालांकि राष्ट्रपति भी विधायिका में आता है, क्योंकि बिना उसके साइन के, बिना उसके हस्ताक्षर के कोई भी कानून नहीं बनता है। तो विधायिका जो कानून बनाती है, तो सबसे ऊपर हमारा संसद आती है ना, जिसमें आप लोकसभा, विधानसभा, फिर विधानसभा के अंतर्गत विधान परिषद, है ना, विधानमंडल, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद न्यायपालिका। हालांकि मीडिया को, प्रेस को भी 4th पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चौथा स्तंभ कहा गया है अपने संविधान का, है ना, क्योंकि मीडिया का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, महत्वपूर्ण भूमिका है इस समाज में, कि लोगों को वो जागरूक कर सके कि क्या हो रहा है समाज में, क्या नहीं हो रहा है और क्या होना चाहिए। ओके, तो हमारे संविधान ने बराबर बराबर शक्तियां दी हैं लोगों को, और उनपे प्रतिबंध भी लगाया है। जैसे कि कार्यपालिका को कुछ शक्तियां हैं, है ना, जो भी विधायिका बनाएगी, विधि बनाएगी, जो भी नियम बनाएगी, कार्यपालिका उसको फॉलो कराएगी, तो उसके पास जो शक्तियां हैं, उन ऐसा नहीं कि वो मीन्स उस पे कोई बाउंडेशन नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं है, उन शक्तियों पे भी हमारा संविधान क्या करता है? प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ के लोगों, आपको पता है कि ब्रिटिश, चूंकि 1947 से पहले ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे, अंग्रेज लोगों का शासन था, तो भारतीयों ने देखा कि ब्रिटेन में लोगों को कुछ अधिकार प्राप्त हैं, वहाँ के नागरिकों को अधिकार प्राप्त हैं। यहाँ के नागरिकों को, जो भारत के नागरिक थे, उनको ये पता ही नहीं था कि हमारे भी कुछ अधिकार होते हैं। तो संविधान में हम लोगों ने, जब संविधान सभा ने जब संविधान का निर्माण किया, तो उन्होंने कुछ मूल अधिकार भी बनाए, फंडामेंटल राइट्स भी बनाए। मींस ये ऐसे अधिकार थे जो हर नागरिक को प्राप्त थे, हर नागरिकों को प्राप्त थे। और किसके विरुद्ध प्राप्त थे? राज्य के विरुद्ध। राज्य का मतलब होता है जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसके विरुद्ध। किसी तरीके का अगर शोषण करती है सरकार, तो उसके खिलाफ मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ सीधे जा सकते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय। आप तो जानते हैं ये सारी चीजें। तो बेटा, नागरिकों को अधिकार दिए गए, और उसके साथ साथ सिर्फ अधिकार ही नहीं दिए गए, उनसे ये उम्मीद भी लगाई गई कि वे अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करेंगे। मीन्स कुछ मौलिक कर्तव्य भी हम नागरिकों को दिए गए हैं। तो हमें कम से कम ये पता होना चाहिए, क्योंकि हम अपने मूल अधिकारों के प्रति तो सजग हैं, हमें पता है कि हमें अभिव्यक्ति का अधिकार है, हमें समानता का अधिकार है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारा संविधान, जो कि देश की प्रगति के लिए, हम लोगों की उन्नति के लिए बनाया गया, उसकी हम लोगों से क्या अपेक्षाएं हैं। ठीक है, तो हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं। तो आज मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले तो हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है, जो हमारे संविधान को पूरी तरीके से बताती है कि हमारा संविधान किन उच्च आदर्शों पे बेस्ड है, किन उच्च आदर्शों पे निर्धारित किया गया है, बनाया गया है, और हमारे क्या मौलिक कर्तव्य हैं, इतना मैं जरूर बताना चाहूंगा, जिससे कि कम से कम आप सब लोगों को पता होगा, लेकिन एक बार फिर से चीजें आपके सामने आए, है ना।
ठीक है, तो उन सब जितने भी रूल्स हैं, जितने भी कानून हैं, उन नियम हैं, उन सब की आपके सामने पुनरावृत्ति हो सके, तो एक बार फिर से प्रस्तावना के बारे में बात करता हूं मैं। और तो प्रस्तावना की अगर बात करें तो मैंने बताया कि प्रस्तावना ही पूरे संविधान को एक्सप्लेन करती है, बताती है ना। तो अगर भारत की संविधान की, अगर हम भारत के संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो हमारी प्रस्तावना में लिखा हुआ है, ध्यान से बेटा एक एक वर्ड सुनिएगा, कि हम भारत के लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, प्रभुत्व का मतलब संपूर्ण प्रभुत्व, द मीनिंग ऑफ दिस इज कि वॉट एवर अवर डिसीजन, जो भी हमारे निर्णय होंगे, संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब है कि जैसे कोई भी हमारा राज्य, हमारी संसद निर्णय लेगी, है ना, तो वो किसी देश से प्रभावित नहीं होगा, वो हमारे अपने स्वयं के निर्णय होंगे, है ना। कोई एक्सटर्नल कंट्री या कोई दूसरी कंट्री हम पे प्रेशर बना के उस निर्णय को चेंज करने को नहीं कह सकती। तो संविधान की पहली लाइन जो है वो कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, है ना, सोशलिज्म, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब किसी एक विशेष धर्म का पालन करने के लिए नहीं, हम सभी धर्मों को, किसी एक, जो हमारा राज्य होगा वो किसी एक विशेष धर्म को फॉलो नहीं करेगा। राज्य का मतलब है संविधान में भारत, जो भारत देश है वो किसी एक विशेष पंथ को फेवर नहीं करेगा, किसी एक विशेष पंथ को फॉलो नहीं करेगा, अनुसरण नहीं करेगा। पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को, लोकतांत्रिक का मतलब आपको पता है, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, है ना, दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा, मीन्स जैसा ऊपर कहा गया है, एतद द्वारा, जैसा मैंने कहा, एतद द्वारा अंगीकृत, अंगीकृत का मतलब है रोम रोम में बसा लेते हैं इन भावनाओं को, है ना, जो भी राजनीतिक न्याय, सामाजिक मीन्स संपूर्ण प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य, है ना, इन सबको आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आत्मार्पित का मतलब आत्मा को अर्पित करते हैं इन नियमों के लिए, है ना। तो आप अगर हमारे संविधान की, जो भारत का संविधान है, उसकी प्रस्तावना पढ़ें तो इसमें जो भी कहा गया है उस उच्च आदर्शों को देखें कि यहाँ पे किसी एक विशेष पंथ को फॉलो नहीं किया जाएगा, किसी एक, मीन्स ऐसा नहीं कि किसी के साथ भेदभाव किसी तरीके का किया जाए, है ना। तो इसीलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा, जिसने हमारा संविधान बनाया, है ना, संविधान सभा ने ये प्रस्तावना को स्वीकार किया। ठीक है, अब जैसे इसमें कहा गया था, एक शब्द आया था न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, है ना। तो न्याय की बात आई तो न्याय भी कई तरीके का होता है। पहला मीन्स न्याय को अगर आप समझे तो फर्स्ट, पहला है सामाजिक न्याय, मीन्स सब लोग बराबर होंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा हमारे समाज में। दूसरा है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होगा कि कोई एक बहुत अमीर है और कोई एक बहुत गरीब है, ऐसी कल्पना की गई हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा। और तीसरा है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब है चुनाव लड़ने का अधिकार, किसी विदेशी को प्राप्त नहीं है, तो चुनाव लड़ने का अधिकार, ये राजनीतिक न्याय सबको प्राप्त है। ठीक है, फिर इसमें स्वतंत्रता की बात की गई तो स्वतंत्रता भी 5 तरीके की होती है। पहला होता है विचार, हमें विचारों की स्वतंत्रता है, लेकिन एक बात याद रखनी है, मौलिक कर्तव्य जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 का में है ना। तो मौलिक कर्तव्य में मैं बताऊंगा कि विचारों की अभिव्यक्ति के बारे में। तो विचार आना हमारे मस्तिष्क में, इस पे कोई किसी तरीके की पाबंदी नहीं है, लेकिन उससे किसी की हानि ना हो।
तो विचारों की स्वतंत्रता है और उन विचारों को अभिव्यक्त करने की भी स्वतंत्रता है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे उन विचारों से किसी का अपमान ना हो। ठीक है, दूसरी ये स्वतंत्रता के बारे में बता रहा हूँ कि थर्ड वन इज धर्म की स्वतंत्रता। हम किसी भी धर्म का अनुसरण कर सकते हैं, हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसका पालन कर सकते हैं, उसके हिसाब से रह सकते हैं और उस धर्म के प्रसार के लिए, उसको बढ़ाने के लिए भी हम प्रयास कर सकते हैं और उसको बढ़ा सकते हैं। उसमें किसी तरीके की राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं। सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट वन इज उपासना। उपासना, हम किसी भी ईश्वर की उपासना कर सकते हैं, उसमें किसी तरीके का हम पे कोई प्रतिबंध नहीं होगा। तो ये हमारी स्वतंत्रता है जो हमें संविधान ने प्राप्त दी है। ओके, हमें संविधान से प्राप्त है। अगला समानता। अगर समानता इक्वलिटी की बात करें तो दो समानताएं बताई गई हैं, एक तो हमारी प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर की समानता। सबके लिए समान अवसर होंगे, चाहे लोक नियोजन में हो या आप किसी पर्टिकुलर चीज को देखें, हर जगह अवसर की समानता होगी। प्रतिष्ठा में भी ऐसा नहीं कि किसी के साथ भेदभाव किया जाएगा, आपकी अपनी योग्यता के हिसाब से आपकी प्रतिष्ठा होगी। और नेक्स्ट है अगली मीन्स जो हमारे संविधान में कहा गया वो है भाईचारा, मीन्स आपस में हम प्रेम पूर्वक रहेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे संविधान की प्रस्तावना है। अब अगर हम समझें कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, तो सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने हमें स्वराज के दर्शन कराए। मीन्स उन्होंने सबसे पहले 1895 में स्वराज शब्द का यूज किया था, प्रयोग किया था, जिससे हमें पता चला कि स्वराज मीन्स अपना राज्य हो। ऐसी कल्पना सबसे पहले हमारे जो महान नेता हुए हैं बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने सबसे पहले 1895 में की अपने विधेयक में। लेकिन उसके बाद उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया गया। उस समय ब्रिटिशर्स कह सकते हैं कि ज्यादा शक्तिशाली थे। उसके बाद 1922 में गांधी जी ने कहा कि दोबारा से संविधान की बात की और उन्होंने कहा कि संविधान का निर्माण संविधान सभा करेगी। मीन्स एक कमेटी होगी, वो हमारे संविधान का निर्माण करेगी और उस संविधान सभा में जो भी सदस्य होंगे वो भारतीय होंगे, उसमें अंग्रेजों का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, तो 1922 में दोबारा से महात्मा गांधी जी ने स्वराज की बात को रिपीट किया और फिर दोबारा से 1934 मीन्स 1934 में अगर आपसे ये पूछा जाए कि संविधान सभा की मांग आधिकारिक रूप से किसने की, जैसे बाल गंगाधर तिलक जी ने अपने विधेयक में तो कहा है ना, उसके बाद गांधी जी ने भी कहा, लेकिन आधिकारिक रूप से अंग्रेजों ने इन बातों पे ध्यान नहीं दिया। आधिकारिक रूप से 1934 में एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की मांग की। ठीक है, आधिकारिक रूप से एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की मांग की। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की? एम.एन. रॉय ने। और उनकी इस मांग को और आगे बढ़ाया और लोकप्रिय किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो संविधान सभा की मांग सबसे पहले एम.एन. रॉय ने और उनकी इस मांग को और ज्यादा वैल्यू दी, और ज्यादा महत्व दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण जो होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पे चुने हुए सदस्यों द्वारा बनी हुई संविधान सभा से होगा। बात आप समझ रहे हैं? मीन्स उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत हमें स्वतंत्रता मिलेगी। उन्होंने 1938 1934 के बाद उन्होंने 1938 में ये उन्होंने मान लिया था कि जब भारत स्वतंत्र होगा तो है ना, स्वतंत्र भारत का अपना संविधान होगा और उस संविधान का निर्माण करने के लिए उसमें जो सदस्य होंगे वो ऐसा नहीं है कि किसी को भी आप सदस्य बना देंगे। उन सदस्यों का चुनाव होगा, वयस्क मताधिकार होगा। मीन्स जो लोग 18 प्लस, उस समय 21 प्लस थे, तो जो 21 प्लस होंगे उनके मताधिकार के आधार पे है ना चुनाव किया जाएगा और सदस्य जो चुने जाएंगे वो संविधान सभा के सदस्य होंगे और वही संविधान का निर्माण करेंगे। ठीक है, यहाँ तक
और उसमें अंग्रेजों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये सबकी कंडीशन थी कि ऐसा नहीं अंग्रेज उसमें हिस्सेदारी लेंगे, और अगर अंग्रेज हिस्सेदारी लेते हमारे कानून को बनाने में तो वो अपने हिसाब से बनाते, वो यहाँ से जाने के बारे में कभी सोचते ही नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। सब लोगों को पता है जापान की शक्ति बढ़ रही थी, है ना। ब्रिटेन पे भी भारत को स्वतंत्रता देने का दबाव था। ठीक है, तो जब इस तरीके की बातें हो रही थी तो सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या किया कि 1940 में ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बातों पे कि संविधान सभा होना चाहिए, उन्होंने एक अगस्त प्रस्ताव भेजा। ठीक है, लेकिन लोगों को, भारतीयों को पता चल गया था, यहाँ के जो लीडर्स थे उनको पता चल गया था कि ये जो भी हमें प्रस्ताव भेजा गया है उसमें कुछ बहुत सारी खामियां थी। वो डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इतना आप समझिए कि 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव आया कि आप ठीक है, आपकी संविधान सभा के बारे में हम सोचेंगे और ऐसा करेंगे, उसको भारतीयों ने नकार दिया, उसको इनकार कर दिया, नहीं माना। ठीक है, तो 1942 में दोबारा से क्रिप्स मिशन आया, है ना, कि और उसने कहा, क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया कि जाइए वहां पे पता करिए संविधान सभा का क्या मीन्स, वहां के नेताओं की के क्या विचार हैं, क्या सोच रहे हैं वो। तो क्रिप्स मिशन आया सिर्फ संविधान सभा के बारे में ही, लेकिन तो क्रिप्स मिशन जब आया तो महात्मा गांधी जी ने उसके बारे में एक बहुत सटीक लाइन कही थी कि ये जो क्रिप्स मिशन हमारे संविधान सभा के लिए अंग्रेजों ने भेजा है, ये एक पोस्ट डेटेड चेक है उस बैंक का जो बैंक ही खत्म हो चुकी है, बैंक ही घाटे में चल रही है, बंद हो चुकी है ना। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रिप्स मिशन था उसको भी लोगों ने क्या कर दिया, उसको भी अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स मिशन ने कहा था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद हम आप लोगों को फ्री कर देंगे, फ्रीडम दे देंगे, लेकिन उसकी बात भी एक्सेप्ट नहीं की गई, नहीं स्वीकार की गई। ठीक है, उसके बाद कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन की संस्तुति पे मींस कैबिनेट मिशन ने कहा कि हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे कैबिनेट संविधान सभा का, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का इस तरीके से निर्माण होगा। तो अगर ये पूछा जाए कि किसकी संस्तुति पे संविधान सभा का निर्माण होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन की संस्तुति पे संविधान सभा का निर्माण हुआ। अब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो पहला क्वेश्चन ये था कि कितनी सीटें होनी चाहिए, इसमें कितने सदस्य होने चाहिए। तो जनसंख्या के अनुपात पे सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई और ये बताया गया कि 10 लाख लोगों पे एक सदस्य होगा। तो उस समय कुल 389 सीट्स थी। ठीक है, 389 सीट्स थी, जिसमें क्योंकि उस समय जो भारत था वो देसी रियासतें और ब्रिटिश रियासतों में बटा हुआ था। ठीक है, तो कुछ सीटें जो थी वो ब्रिटिश रियासतों से थी और कुछ सीटें थी वो देसी रियासतों से थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ और संविधान सभा ने कई समितियों की निर्माण हुआ और उसके बाद हमारा संविधान तैयार हुआ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया अपनी प्रस्तावना के बारे में, भारत का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना के बारे में और संविधान सभा का किस तरीके से निर्माण हुआ। आप लोगों को मूल अधिकारों के बारे में भी जानना चाहिए, है ना, और आप लोगों को अपने मौलिक कर्तव्य भी समझने चाहिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इतनी बातें जितनी मैंने कही अच्छे से समझ में आई होंगी और एक ये भी बात समझ में आई होगी कि किन उच्च आदर्शों पे हमारा संविधान बनाया गया है और हमसे कैसी अपेक्षाएं हैं, किस तरीके से हमें समाज में रहना चाहिए जिससे कि हमारा समाज एक श्रेष्ठ समाज हो और हम प्रगति की तरफ बढ़ें। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक सर। Thank you so much, sir, for the valuable words to all the cadets of 55 UP Battalion NCC. और प्यारे बच्चों, आप सभी को सर का मार्गदर्शन मिला और मुझे आशा है कि जो भी सर ने बातें बताई हैं इस संविधान के बारे में, हमारे संविधान के बारे में, उसका एक एक शब्द हर बच्चा, हर कैडेट जो है धारण करेगा और इसी उच्च आदर्शों में चलने का प्रयास करेगा।